हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के तहत आइसो क्वांट कर्व्स एंड आइसो कोस्ट लाइन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि आइसो क्वांट कर्व क्या होते हैं। समोत्पत्ति वक्र श्रम और पूंजी के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे समान उत्पादन प्राप्त होता है। समोत्पत्ति वक्र पर प्रदर्शित साधनों के संयोगों के समान मात्रा में उत्पादन संभव होने के कारण उत्पादक उनमें उदासीन होगा, अर्थात उन संयोगों के मध्य कोई अनधिमान नहीं होगा। इसलिए समोत्पत्ति वक्रों को उत्पादन अनधिमान वक्र भी कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि समोत्पत्ति वक्र वह वक्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर कुल उत्पादन का स्तर एक समान होता है। जब हम किसी समुत्पत्ति वक्र पर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो केवल साधनों का संयोग परिवर्तित होता है। लीजिए अब इसे हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम समुत्पत्ति अनुसूची और समुत्पत्ति वक्र को एक साथ समझते हैं। सबसे पहले समुत्पत्ति अनुसूची। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने इस समुत्पत्ति अनुसूची में 4 कॉम्बिनेशन लिए हैं। 4 कॉम्बिनेशन हमारे सामने हैं, ए, बी, सी और डी। इन चारों कॉम्बिनेशन में जो ए कॉम्बिनेशन है, इस ए कॉम्बिनेशन पर श्रम की 1 इकाई और पूंजी की 12 इकाई एक साथ प्रयुक्त की जा रही हैं। बी कॉम्बिनेशन पर 2 इकाई श्रम और 8 इकाई पूंजी काम में ली जा रही है। सी कॉम्बिनेशन में 3 इकाई श्रम और 5 इकाई पूंजी की काम में ली जा रही है। इसी प्रकार डी कॉम्बिनेशन पर 4 इकाई श्रम और 3 इकाई पूंजी काम में ली जा रही है। इस अनुसूची को देख करके आपको ये समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे श्रम की एक एक यूनिट बढ़ाई जा रही है, वैसे वैसे पूंजी की इकाइयों में लगातार कमी होती चली जा रही है। अर्थात यदि उत्पादक इन 2 उत्पादन के साधनों में से एक साधन की मात्रा को बढ़ाता है तो इसके लिए जरूरी है कि वह दूसरे साधन की मात्रा में कटौती करे। न केवल कटौती की गई है बल्कि ये कटौती घटती हुई दर से की गई है। ध्यान दीजिए कि जब श्रम की पहली इकाई में वृद्धि की गई तो पूंजी की इकाई में जो कटौती हुई वह 4 इकाई की हुई। यानी पूंजी पहले 12 इकाई काम में ली जा रही थी, जो अब घट करके 8 हो गई है। यानी पूंजी में 4 इकाई की कटौती। पुनः श्रम की 1 इकाई को बढ़ाने पर पूंजी की मात्रा 8 से घटकर 5 हो जाती है। यानी अब पूंजी की मात्रा में 3 इकाइयों की कमी की गई है। पुनः श्रम की 1 इकाई बढ़ाने पर पूंजी 5 से घटकर 3 पर आ जाती है, अर्थात पूंजी में 2 इकाई की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि श्रम की मात्रा को बढ़ाने के लिए पूंजी की मात्रा को उत्तरोत्तर घटाना पड़ रहा है और इसे घटती हुई दर से घटाया जा रहा है। अब हम समुत्पत्ति वक्र पर आते हैं। समुत्पत्ति वक्र, इसमें आप देखेंगे कि ओ वाई एक्सिस पर हमने के कैपिटल को लिया है और ओ एक्स एक्सिस पर हमने लेबर को लिया है। ये दोनों साधन मिलकर के उत्पादन कर रहे हैं। आइसो क्वांट कर्व जो है ये ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। ये मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर है। पिछले वीडियोस में आपने तटस्थ वक्र विश्लेषण पढ़ा था। बिल्कुल तटस्थ वक्र के ही आकार का समुत्पत्ति वक्र होता है जो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। इसका ढाल ऋणात्मक होता है, ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। कोई भी वक्र जो ऋणात्मक ढाल लिए हुए हैं तथा मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर है तो इसका अभिप्राय ये है कि इस वक्र में जिन 2 साधनों या 2 वस्तुओं को लिया गया है उनमें एक की मात्रा को बढ़ाने पर दूसरे की मात्रा में जो त्याग किया जा रहा है वह निरंतर घटता हुआ या गिरता हुआ होगा। समुत्पत्ति वक्र का ढाल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? समुत्पत्ति वक्र का ढाल बराबर डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल। जब ए बिंदु से बी पर विचरण करते हैं, ये है बिंदु ए और ये है बिंदु बी। जब हम ए बिंदु से बी बिंदु पर विचरण करते हैं तो डेल्टा एल एम पी एल
प्लस डेल्टा के एम पी के इज इक्वल टू 0। यानी एल की मात्रा बढ़ाने से जो उत्पादन में वृद्धि हुई है, के की मात्रा घटाने से उत्पादन में उतनी ही कमी हो जाती है, तो जो नेट चेंज है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इस कॉम्बिनेशन पे रहें या इस कॉम्बिनेशन पे रहें, दोनों जगह पर कुल उत्पादन का स्तर एक समान है। कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन केवल साधनों के संयोग में हो रहा है। ए बिंदु पर पूंजी अधिक और श्रम कम मात्रा में काम में लिया जा रहा है, जबकि बी बिंदु पर श्रम की मात्रा अधिक और पूंजी की मात्रा कम काम में ली जा रही है, परंतु ए और बी दोनों बिंदुओं पर कुल उत्पादन का स्तर एक समान है। डेल्टा के एम पी के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एल एम पी एल, यानी डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल इज इक्वल टू माइनस एम पी एल अपॉन एम पी के। ये समुत्पत्ति वक्र का ढाल है जिसका साइन नेगेटिव है। नेगेटिव साइन होने का मतलब ये होगा कि यदि एम पी एल तथा एम पी के धनात्मक हो तो समुत्पत्ति वक्र ऋणात्मक ढाल का होगा। अर्थात जब पूंजी की मात्रा को घटाया जा रहा है, श्रम की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है, तो जो पूंजी की मात्रा घट रही है वो घटती हुई दर से घट रही है, इसलिए यहाँ माइनस का साइन लगाया गया है। अब हम पढ़ेंगे तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRTS मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। समुत्पत्ति वक्र के ढाल के ऋणात्मक ढाल को तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। यह वह दर होती है जिस पर उद्यमी एक साधन के स्थान पर दूसरे को प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार होता है ताकि उत्पादन स्थिर रहे। जब हम समुत्पत्ति वक्र पर बाएं से दाएं विचरण करें तो के लिए एल के तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर अर्थात MRTS एल के इसको कहा जाता है। इसके विपरीत जब हम समुत्पत्ति वक्र पर दाहिनी ओर से बाईं ओर ऊपर की तरफ विचरण करते हैं तो इसे एल के लिए के तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर अर्थात MRTS KL कहा जाता है। MRTS LK इज इक्वल टू DK बाई DL इज इक्वल टू MPL अपॉन MPK। MRTS KL इज इक्वल टू DL बाई DK इज इक्वल टू MPK अपॉन MPL। इन दोनों स्थितियों को इन दोनों वक्रों के माध्यम से बताया गया है कि अगर हम बाएं से दाईं ओर विचरण करते हैं, जब बाएं से दाईं ओर विचरण किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम श्रम को बढ़ा रहे हैं और पूंजी की मात्रा में कटौती कर रहे हैं, यानी श्रम के स्थान पर पूंजी का प्रतिस्थापन किया जा रहा है। और दाएं से बाईं ओर यदि विचरण किया जाता है यानी इधर से इधर जाया जाता है तो इसका अभिप्राय ये है कि श्रम की मात्रा में कटौती हो रही है और पूंजी की मात्रा में वृद्धि हो रही है। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर दोनों ही स्थितियों में घटती हुई है, अतः समुत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर है। यहाँ साधन स्थानापन्न है परंतु पूर्ण स्थानापन्न नहीं है। साधनों के स्थानापन्न होने का अभिप्राय ये है कि एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन को काम में लिया जा सकता है। पूर्णतः स्थानापन्न समुत्पाद वक्र। पूर्णतः स्थानापन्न समुत्पाद वक्र समुत्पत्ति वक्रों की उन्नतोदरता का अपवाद है। जब दो साधन एक दूसरे के पूर्णतया स्थानापन्न होते हैं तो वे एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। वस्तुतः उन्हें एक ही साधन समझा जाता है। इसलिए MRTS LK इज कांस्टेंट एंड MRTS KL इज कांस्टेंट। और ऐसी स्थिति में जो समुत्पत्ति वक्र है वह बिल्कुल लीनियर होगा, एक रेखा के रूप में ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होगा।
पूर्णतया स्थानापन्न साधनों के बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर रहती है। दो स्थानापन्न साधनों के बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर रहने के कारण उनके समुत्पत्ति वक्र सरल रेखा के आकार के होते हैं। यदि पूर्णतः पूरक समुत्पत्ति वक्र अर्थात यदि साधन एक दूसरे के पूरक हों। पूर्णतः पूरक समुत्पत्ति वक्र भी समुत्पत्ति वक्र की उन्नतोदरता का अपवाद है। पूर्णतः पूरक साधन वे होते हैं जो वस्तु उत्पादन के लिए संयुक्त रूप से स्थिर अनुपात में प्रयोग होते हैं। यानी पूरक साधन वे हैं जो एक के बिना दूसरा काम में नहीं लिया जा सकता है और इन दोनों साधनों को काम में लेने का जो कॉम्बिनेशन है वो भी फिक्स होता है, स्थिर होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं परिधि रेखाएं यानी रिज लाइंस। परिधि रेखाएं अनार्थिक क्षेत्र को आर्थिक क्षेत्र से अलग करती है। ये परिधि रेखाएं दो होती हैं, ऊपरी परिधि रेखा एवं निचली परिधि रेखा। समुत्पत्ति वक्रों तथा उन पर डाली गई दोनों परिधि रेखाओं से उत्पादन की तीनों अवस्थाएं प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इस रेखा चित्र में आप देखेंगे हमारे सामने तीन आइसो क्वांट कर्व एक साथ दिए हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इन वक्रों के दोनों तरफ ये रिज लाइंस खींची गई है। इन रिज लाइंस के बीच की जो स्थिति है ये इकोनॉमिक जोन यानी आर्थिक क्षेत्र कहलाती है और इसके बाहर दाहिनी और बाईं दोनों तरफ जो स्थिति है वह अनार्थिक क्षेत्र कहलाती है। अब मैं आपको बता दूं कि ये दोनों स्थितियां अनार्थिक क्षेत्र क्यों कहलाती है या कोई भी स्थिति अनार्थिक क्षेत्र क्यों कहलाएगी। जब उत्पत्ति के दो साधनों में से किसी भी एक साधन का सीमांत उत्पादन यदि ऋणात्मक होता है तो वह स्थिति उत्पादन के दृष्टिकोण से अनार्थिक क्षेत्र में शामिल की जाती है या अनार्थिक क्षेत्र कहलाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरफ जो है वह लेबर हमने ले रखा है। श्रम जो है, श्रम का सीमांत उत्पादन दाहिनी ओर ऋणात्मक है और बाईं ओर पूंजी का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक है। केवल इन दो परिधि रेखाओं के बीच में जो क्षेत्र है वहां पर ही इन दोनों साधनों का सीमांत उत्पादन धनात्मक होता है। इन रिज लाइंस के जो मार्जिनल ये पॉइंट्स हैं जहां पर आइसो क्वांट कर्व इस रिज लाइन को टच कर रहे हैं, इन तीनों बिंदुओं पर पूंजी का सीमांत उत्पादन शून्य है। इससे आगे जाते ही ऋणात्मक हो जाता है। इसी प्रकार इस तरफ के जो बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं Q1, Q2, Q3 के ये बिंदु हैं। इन बिंदुओं पर यानी आइसो क्वांट के ये जो नीचे वाली निचली परिधि रेखा है, इस परिधि रेखा पर जो ये बिंदु स्थित हैं, इन बिंदुओं पर श्रम का सीमांत उत्पादन शून्य है। ऊपरी परिधि रेखा विभिन्न समुत्पत्ति वक्रों के उन विभिन्न बिंदुओं को मिलाती है जहां समुत्पत्ति वक्र उदग्र अक्ष के समानांतर होते हैं। इन बिंदुओं पर पूंजी की सीमांत उत्पत्ति शून्य होती है। निचली परिधि रेखा विभिन्न समुत्पत्ति वक्रों पर स्थित उन बिंदुओं को मिलाती है जहां समुत्पत्ति वक्र क्षैतिज अक्ष के समानांतर होते हैं तथा जहां श्रम की सीमांत उत्पत्ति शून्य होती है। इस तरह आपने देखा कि ऊपरी और निचली रिज लाइंस जो है इनके बाहर का क्षेत्र अनार्थिक क्षेत्र और इनके भीतर का क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ऊपरी परिधि रेखा के बाईं ओर श्रम की प्रथम अवस्था तथा पूंजी की तृतीय अवस्था है। दोनों परिधि रेखाओं के बीच श्रम और पूंजी दोनों की दूसरी अवस्था कार्य करती है। इसे आर्थिक क्षेत्र भी कहते हैं। निचली परिधि रेखा के दाईं ओर श्रम की तीसरी अवस्था और पूंजी की प्रथम अवस्था की स्थिति विद्यमान है। यह आर्थिक मूर्खता की स्थिति है क्योंकि यहाँ श्रम की सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक है, इसीलिए इसे अनार्थिक क्षेत्र भी कहा जाता है। थैंक यू।